ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आप हर इंसान का चरित्र बता सकते हैं अगर आप यह देखें कि वह प्रशंसा से कैसे प्रभावित होता है। एक किसने कहा है? सेनेका ने कहा है। निर्वासन की त्रासदी और बिखरते सपने। आम आदमी को अपने लिए सपने देखना या फिर संजोना जैसे गुनाह हो गया है। इन सपनों को साकार करने के लिए उसे ना तो अपने देश की धरती पर जगह मिलती है और ना ही उन समृद्ध देशों में जहां श्रम करने जाते हैं। अब उसे बिना किसी औपचारिकता के निकाल देने की कवायद हो रही है। यह पूरा सिलसिला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद हुआ है और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रवासियों के आप्रव्रजन पर प्रतिबंध लगाना शुरू हो गया था, मगर अब वो अवैध बताकर उन्हें सीधे बाहर किया जा रहा है। और आपने देखा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, शपथ ली है, जो वो कह रहे हैं कि भारत के या दूसरे देशों के अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा और बहुत सारे लोगों को वो निकाल भी चुके हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी चिन्हित किए गए जिनका आव्रजन अवैध माना जा रहा है और इसी के समानांतर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी सख्ती बढ़ गई है। जबकि सच्चाई यह है कि उन देशों में श्रम करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों की श्रम शक्ति और भारतीयों को समर्पित मेहनत के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। और जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों को पहले अमेरिका से निकाला गया, उसके बाद आव्रजन का खर्चा अधिक जानकर उन्हें पनामा में तरीवार किया जा रहा है, वह बेहद ही आपत्तिजनक है। याद रखा जाए कि भारतीय मेहनत करने के लिए गए हैं और किसी भी तरह का अपराध या सामाजिक जीवन में गतिरोध पैदा करना उनकी मंशा नहीं है। सर्वेक्षण बताते हैं कि जितना प्रवासी श्रमिकों ने इन देशों की समृद्धि के लिए, खासकर अमेरिका के लिए काम किया है, उतना उनके मूल नागरिक नहीं कर पा रहे हैं। मगर सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका अमेरिकियों के लिए का जो नारा उठा और जिस आशालीन तरीके से हथकड़ियों बेड़ियों में अवैध प्रवासियों को भेजा गया, और इससे अधिक दुखद घटना नहीं हो सकती है। हालांकि जब इसकी निंदा हुई तो अमेरिका ने आव्रजन कानून में थोड़ा संशोधन कर दिया। अगर तकनीकी ज्ञान से निपुण भारतीय यहां आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यह हैरत की बात है कि जो मेहनत कर श्रमिक अमेरिका की समृद्धि के लिए धरती पर खटकते रहे, वो आज अनचाहे मेहमान हो गए और उनको अपराधियों की तरह वापस भेजा जा रहा है। उन्हें अपने देश के शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद थी कि वो शायद वह अमेरिका से बात करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और कड़ा विरोध न होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश से भारतीयों को ही नहीं, तीसरी दुनिया के कई देशों के लोगों को बाहर करने पर अड़े हुए हैं। और आप देखिए, अभी नई खबर आई है कि प्रवासी लोगों का निर्वासन न केवल जारी रहेगा बल्कि इसको और तेज कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 18वीं सदी के एक कानून का इस्तेमाल करने की घोषणा कर दी है और इसमें उन लोगों को का तत्काल निर्वासन करने की इजाजत है जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिकी प्रवासन का दावा है कि ट्रंप की घोषणा के अनुसार इन प्रवासियों को नए सिरे से निर्वासित किया जा सकता है। उन्हें अल सल्वाडोर और आप देखते हैं कि होंडुरास में कैद किया जा सकता है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड द्वारा अदालत में जो याचिका दायर की गई, उसके जवाब में ऐसे अनचाहे प्रवासियों को गिरोह कहा गया और उनके तत्काल निर्वासन का सिलसिला जारी रखने का सरकार ने जवाब दिया। मगर यह बहुत सख्त कानून है और अमेरिकी इतिहास में इस कानून का इस्तेमाल केवल 3 बार हुआ है, वह भी युद्ध के दौरान। पहला आप देखते हैं इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 1939 से 1945 तक जो चला था ना, उसी की समय की बात हो रही है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये आप लोग बताइएगा। और अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसने इस निर्मम कानून पर अमल की इजाजत नहीं दी और कुछ ही घंटों बाद संघीय अदालत के न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को इसे लागू करने से रोक दिया। दुखद है कि आज भी बड़े और समृद्ध देशों की गरीब देशों पर दादागिरी जारी है। उनके लिए प्रवासी भारतीय अवांछित हो गए हैं। उन्हें एक तरह से घुसपैठिया मानते हुए देश से बाहर निकाला जा रहा है और इस सिलसिले को अमेरिका और उसके साथ जुड़े कुछ अन्य देश अभी रोकने के लिए तैयार नहीं है। त्रासद स्थिति यह है कि भारतीय नौजवानों के सपने बेघर रहे हैं
और उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और उनके लिए सिर्फ रियायत और अनुकंपा की बारिश होती है जो उन्हें जीने का अवसर तो देती है लेकिन सपने देखने का नहीं। अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वे अवैध तरीके से या किसी दूसरे रास्ते से अमेरिका और दूसरे देशों की ओर रुख करते हैं तो वहां की सत्ता उन्हें अपराधी या घुसपैठिया मानकर वापस उनके देशों में भेजने का इंतजाम करती है। और इसमें दोस्त तो अपने देश का ही है जो विश्व में सबसे तेज प्रयास विकास दर प्राप्त करने और सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने का दावा तो करता है लेकिन काम करने के लिए उत्सुक नौजवानों के उज्जवल भविष्य का वादा नहीं किया है। यह जरूर है कि उन्हें भूख से मरने नहीं दिया जाएगा, उनके लिए मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। अभी इसका विस्तार 2029 तक कर दिया गया और फिर भी अर्थशास्त्रियों का यह कहना कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से एक विकसित देश बन भी जाए तो शायद ऐसे लोगों की संख्या कमी नहीं आएगी और उनके लिए मुफ्त अनाज की अनुकंपा जारी रखनी पड़ेगी। सामाजिक व्यवस्था पर भाषणबाजी को तो होती है लेकिन समरसता बनाने की कोशिश नजर नहीं आती है और अमीर गरीब का भेद बढ़ता जा रहा है। और अभी नया आंकड़ा आया कि भारत की अरबपतियों की संख्या एशिया में सबसे अधिक हो गई है लेकिन यहां तक गरीबों का संबंध है इनकी दर में कोई कमी नहीं आई। जिन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया जाता है वह दावा भी इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि अब गरीबी रेखा की परिभाषा ही बदल दी गई है और यह कह दिया गया है कि जो एक दिन में एक वक्त का भोजन प्राप्त कर लेता है वह गरीब नहीं है। अब आप देखिए इससे हास्यास्पद कोई परिभाषा हो सकती है गरीबी की। और एक नया निम्न मध्य वर्ग बन गया है। इसी वर्ग ने नौनिहाल देश से बाहर भागने के लिए उतावले हैं। उन्हें बाहर भिजवाने के लिए जगह जगह एजेंसियां खुल गई हैं और अब जब उनकी वापसी होने लगी तो इन्हें एजेंटों पर मुर्दनी छा गई और उन पर छापामारी हो रही है। और आप देखिए सरकार, आप किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, कोई रिपोर्ट नहीं आरोप लगा रही। आप देखते हैं कि सरकार हमारी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो आप समझिए कि 80 करोड़ लोग गरीबी तो आप लोग बता रहे हैं ना कि ये गरीब हैं कम से कम। सवाल है कि नौजवान क्या करें। अपने देश में उनके सपने साकार नहीं हो रहे हैं और समृद्ध देश उन्हें सहन करने से इंकार कर रहे हैं, बेरंग लौटाए जा रहे हैं। जबकि ये लोग कई वर्षों से वहां दूसरे दर्जे के नागरिकों की जिंदगी जीते हुए भी खुश थे और अपने स्थायी निवास होने की स्वीकृति का इंतजार कर रहे थे। अब उनके लिए ये दरवाजे भी बंद कर दिए गए। घोषणा की गई कि जिन्हें नागरिकता मिल भी गई उनकी जांच होगी और जो अवैध पाया गया उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। क्या यह हमारी आर्थिक प्रगति के लिए एक चिंतनीय विषय नहीं है? आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं वो भी देश छोड़कर चले जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर को देख लीजिए, इंजीनियर को देख लीजिए, कई क्षेत्रों के लोगों को, बड़े बड़े अरबपति हैं वो भी दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के छात्र भी दूसरे देशों में जाते हैं। कम से कम मुझे लगता है कि हमें देखना तो चाहिए कि कहाँ समस्याएं हैं, किन अभाव में हमारे देश के छात्र या दूसरे लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई के लिए या बसने के लिए, काम करने के लिए। वो अगर परिस्थितियाँ भारत में उपलब्ध करवा दी जाए तो क्यों नहीं हम लोग यहीं रह जाएंगे। तो ये सब ध्यान देना होगा। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भैया जब इन्हें भेजा जा रहा था तो सरकार को कम से कम हस्तक्षेप तो करना चाहिए था। विडंबनाओं का संजाल, ये आप देखते हैं कि समाज की कुछ विडंबनाएं हमेशा हमारे सामने होती हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, मगर जब कभी स्थिर मन से हम इस पर विचार करने लगते हैं तब जाकर लगता है कि सचमुच यह किसी विडंबना है जो हमारे आसपास होते हुए भी हमसे दूर ही रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन होता रहा है। हम जाने अनजाने में उसे समझ सकने, उसे रोक पाने में असमर्थ रहे हैं या हमने सचेतन उसे रोका नहीं है। इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। एक मजदूर एक कुंतल वजन अनाज के बोरे को उठा सकता है लेकिन उसकी आय और क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि जरूरत होने पर भी वह आसानी से उसे खरीद सकता है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति आसानी से एक क्विंटल अनाज के बोरे को खरीद सकता है वह उसे उठा नहीं सकता है। बैठनी साड़ी के एक धागे को बुनने वाली मजदूर महिला उसे खरीद नहीं सकती है। वह साड़ी उसके हाथों में होती है और अगर उसके पास कहीं होती तो बस उसके सपनों में हाथों की लकीरें सपनों को बुनने का ही काम कर सकती हैं। और इसी तरह आप देखिए कुछ और विडंबना है, जैसे लाखों के गहने बनाने वाले कारीगर उसे चाह कर भी नहीं खरीद पाते हैं। वे गहने उनके हाथों से फिसल कर दूसरे के हाथों तक पहुंचते हैं। मकान बनाने वाली कारीगरों का भी यही हाल है। कई मंजिला इमारत बनाने वाले कहीं झोपड़ी में ही रहते हैं। उनकी झोपड़ी का आसमान पास की ऊंची ऊंची इमारतों से भी बड़ा होता है। ऊंची इमारतें उनके लिए नहीं होती हैं और बल्कि जिन इमारतों को उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया होता है तैयार हो जाने के बाद उन इमारतों के परिसर में उनके प्रवेश प्रतिबंधित या शर्तों पर आधारित होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिनके हाथों की वजह से हमारी जिंदगी आसान होती है, देश का निर्माण होता है और वही कई बार न्यूनतम सुविधाओं से वंचित होते हैं। और आप देखते हैं नहीं कि जिन लोगों को आप लोग हीरो बनाते हैं
फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिन्हें आप नेता बनाते हैं चुन के, वही नहीं आपसे भेदभाव करने लगते हैं। बहरहाल ये तो हुए सपनों की बात। अगर इसे ही सच्चाई के धरातल से देखें तो हमें कक्कहारा पढ़ाने वाले शिक्षकों से आज हम बहुत ही आगे हैं, न केवल धन से बल्कि कई स्तर पर ज्ञान से। पुराने शिक्षक जब मिलते हैं तो अब अपनी उपलब्धियां बताते हुए हम गर्व से कह भर उठते हैं। उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि हमारे इस ज्ञान की इमारत की बुनियाद में उसी शिक्षा का ककहरा होता है। कुछ इसी तरह की विडंबनाओं से होकर हमारा समाज गुजरता है। चूंकि हम भी समाज के ही एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन विडंबनाओं को समझें कि आखिर यह स्थिति आई ही क्यों। और सामाजिक प्राणी होने के नाते भी हम यह समझना होगा कि समाज के विकास में हमारी क्या योगदान है। देखा जाए तो आज हम अपने समाज के विकास में कोई पायदान नहीं कर रहे हैं, और चंदे के रूप में केवल बड़ी धनराशि दे देने से ही समाज का विकास नहीं हो सकता है। और इसके लिए चाहिए कि मानव श्रम, और यह भी सच है कि मानव श्रम उसी धनराशि से खरीदा जा सकता है, पर इससे बात नहीं बनती है। समाज के समग्र विकास के लिए उसे चाहिए तन मन और धन से उसकी सेवा। धन देने के लिए सभी तैयार होते हैं, और पर तन मन देने के लिए कुछ लोग ही सामने आते हैं। जब ये लोग मिलकर समाज के लिए काम करते हैं तो एक सर्वहारा वर्ग तैयार होता है, और यही वर्ग आगे चलकर समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक अर्थों में समाज का यही वर्ग हर जगह दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पहले कुछ लाखों अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों पर शासन किया। धनन्य वर्ग सदैव अपने से नीचे तबके के लोगों पर शासन करता आया है, और इनकी छत्रछाया में सारी कार्य संपादित होते हैं। मूल कार्य इसी छोटे तबके के हिस्से में आता है, और वे इसे कुशलता पूर्वक कर भी लेते हैं, और एक तरह से यह संतोषी जीव होते हैं। बहुत ही थोड़े में ये अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, और इनकी इच्छाओं का वह आकाश बहुत ही छोटा होता है। इस आकाश के नीचे वे सभी समा जाते हैं। दूसरी ओर अनंत इच्छाओं के मालिक अपनी अपार संभावनाओं के चलते इस वर्ग को अपने साथ लेकर सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते हैं। ये धनान्य वर्ग को समाज के विद्रूप दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई विद्रूप दिखाई देता भी है तो वे इसे अनदेखा कर देते हैं, और इन्हीं विद्रूपों में छिपी होती है विडंबनाएं, जो दिखाती हैं कि समाज का असली चेहरा है। और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो सच्चा होता है हमारी दुनिया उसके लिए बहुत कम निर्धारित करती है, और लेकिन जो अच्छे लोग उसका साथ देते हैं। मगर जो झूठा होता है उसे मिलता तो बहुत कुछ है, पर उसके कटघरे में खड़ा होने की आमतौर पर लोग उसकी साथ नहीं देते हैं। और इसलिए विडंबनाओं पर जाने की जरूरत नहीं है। यह देखना चाहिए कि भले लोग नैतिकता और प्रकृति के साथ हैं, और जिसके साथ ये सब है वह सुखी मानव है, और जो इससे वंचित हैं वे माया को ही ईश्वर मानते हैं और उसे ही बटोरने में लगे रहते हैं। यहाँ हम ईश्वर को प्रकृति भी कह सकते हैं। हमें इसकी उदारता की ओर देखना चाहिए। प्रकृति का उदारता होना ही हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? प्रेरणा देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। हिंसा की जमीन। तो बिहार में जब सुशासन के दावे के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, शुरू में कुछ समय तक सख्ती रही और आपराधिक गिरोह दुबक कर बैठे दिखे, मगर फिर उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, तो उन पर काबू पाना नीतीश सरकार के लिए चुनौती भी बन रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि अपराधियों की भीतर पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। वे सरेआम किसी की हत्या कर बड़ी आसानी से निकल भागते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती है। खुद वहां की पुलिस पर भी अक्सर हमले होते रहते हैं। अगर सचमुच वहां कानून व्यवस्था चुस्त होती तो सुशासन के दावे की हकीकत होती, तो नीतीश कुमार के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आए दिन हिंसक घटनाएं इस तरह नहीं हो पाती, और ना पुलिस इस कदर कभी लाचार नजर आती। इसका ताजा उदाहरण राज्य की राजधानी में एक अस्पताल में घुसकर बदमाशों का गोली चलाकर अस्पताल प्रबंधक को जान से मार देना है। उस दिन पूरे शहर में बिहार दिवस के जलसे आयोजित थे, और बदमाश शाम 6 बजे अस्पताल के भीतर घुसे, अस्पताल की निदेशक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी और बड़े आराम से निकल गए। क्या कर लिए? निकल गए। कहते हैं वो तो बिहार है। यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जब बदमाशों ने इस तरह की किसी हत्या कर दी है। कभी कहीं जाति हिंसा भड़क उठती तो और लोग मारे जाते, तो कभी कहीं किसी बेमनस्य के कारण किसी की हत्या कर दी जाती। ताजा घटना के पीछे भी आपसी बेमनस्य बताया जा रहा है। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी मरीज के परिजनों की अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कोई नाराजगी रही हो, पर किसी से नाराजगी का अर्थ यह नहीं होता है कि वह मनमाने तरीके से किसी की जान ले ले। अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से गहरे सवाल उठते रहे। कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन भी किया था। तब सरकार ने उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने
भी इस दिशा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उससे पहले भी दिल्ली आदि के चिकित्सक अस्पताल में तैनात चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का सवाल उठाते रहे। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि बिहार सरकार इस बात से अनजान है। अगर वहां प्रशासन सचमुच अस्पताल और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होता तो ऐसी घटनाएं शायद न घटती। और एक और बात बता दूं आपको कि देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो बिहार की बार बार बात कर रहे हैं ना, ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखें राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और सुशासन केवल नारों से स्थापित नहीं होता है, उसके लिए अपराधियों में कानून का भय पैदा करना पड़ता है। नीतीश कुमार सरकार सुशासन के दावे तो खूब करती रही है, पर हकीकत यही है कि बिहार के अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। सवाल यह है कि अगर 2005 से पहले के शासनकाल पर जंगल राज होने का आरोप लगाया जाता था, तो आज अपराधियों को कि इस तरह बेखौफ हो जाने, कानून व्यवस्था के लाचार दिखने की को किस रूप में देखा जाएगा। जहां अपराधी पुलिस पर हमले करने से ना हिच सकते हो, वहां सुशासन या बेहतर कानून व्यवस्था का भला कैसे दावा किया जा सकता है। कोई भी सरकार लंबे समय तक अपने पहले की सरकारों पर किसी अर्थव्यवस्था का दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। ये जोखिम का दायरा तो पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। और जिस वायु को हम प्राणदायिनी मानते हैं वही प्राण लेने लगे, तो इसकी वजह क्या है, यह जानने की कोशिश हम नहीं करते हैं। और देखिए ऑक्सीजन वायु का आप लोगों को महत्व समझ में आ गया होगा, पेड़ों का महत्व आप लोगों को कोरोना महामारी में समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन की किल्लत में लोग दम घुटकर मर रही थी। तो अब मैं तो कहता हूं ना कि फेफड़ों का एक हिस्सा हमारे अंदर है, एक हिस्सा हमारा पार्ट, एक कोई कौन है, पेड़ पौधे हैं जो आप देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ले लेते हैं, उसे बदल देते हैं ऑक्सीजन में। वायु प्रदूषण कितना घातक है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रदूषक तत्व हर क्षण हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं और हमारी रक्त धमनियों से होते हुए शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच जा रहे हैं। दिल्ली का हाल आप लोग देखते हैं, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। इसका किस कदर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कई अध्ययन सामने आ गए। और जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव के बारे में ये सब आप लोग पॉइंट शामिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार बार प्रदूषण के प्रति आगाह किया है। वैश्विक स्तर पर मौत का यह तीसरा प्रमुख कारण है। बावजूद इसके दुनिया के ज्यादातर और विशेष रूप से कुछ बड़े देश लापरवाही बरत रहे हैं। प्रदूषण का असर फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में पिछले दिनों स्वास्थ्य पर आयोजित एसोचैम के सम्मेलन में आगाह किया गया कि प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ गया रहा है। वायु गुणवत्ता प्रदूषण के बीच संतुलन की लकीर खींचते हुए हम अभी तक फेफड़ों पर बढ़ते दबाव को लेकर ही चिंतित रहे हैं, लेकिन इसका हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वायु गुणवत्ता पर जोर देते समय हमें यह हृदय स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के दौरान घातक सूक्ष्म कण निरंतर रक्त प्रवाह में शामिल होते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे धमनी पट्टिका के फटने की स्थिति पैदा हो जाती है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। अगर जीवन प्रत्याशा को कम होने से बचाना है तो वायु प्रदूषण की चुनौतियों से जमीनी स्तर पर लड़ना होगा। बेहतर होगा कि लोग विलासिता को त्याग कर प्रकृति से जुड़ें। विशेषज्ञ आए दिन इस संदर्भ में चर्चाते रहे, लेकिन सवाल यह है कि इस गहराती समस्या का हल क्या है, और तब इस समस्या के दूरगामी और स्थायी समाधान के व्यवहारिक रास्ते नहीं सुझाए जाते हैं, तब तक केवल समस्याओं की पहचान का कुछ ठोस हासिल नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप लोग, बताइए। अभी चीन के आप देखते हैं कि चीन के सैन्य अस्पतालों में एआई डीप सिक तैनात किया गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, तो उसी की बात करें। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में जारी किए चीन एआई टूल डीप सिक का इस्तेमाल गैर लड़ाकू सहायता कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया है, खासकर सैन्य अस्पतालों में, ताकि अन्य नागरिकों के क्षेत्रों के अलावा चिकित्सकों को उपचार योजना तैयार करने में मदद मिल सके। हांगकांग स्थित साउथ चाइना, ये आप देखिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को बताया कि डीपसीक के ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का उपयोग इसलिए पीएलए अस्पतालों, पीपुल्स आर्मी पुलिस PAP और राष्ट्रीय रक्षा लामबंदी अंगों में किया जा रहा है। पोस्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में पीएलए सेंट्रल थिएटर कमांड के जनरल अस्पताल ने घोषणा की कि उसने डीपसीक के R170B LLM की
एम्बेडेड तैनाती को अधिकृत किया है और कहा है कि यह चिकित्सकों को सहायता देने के लिए उपचार योजना के सुझाव दे सकता है। अस्पताल ने मरीजों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी जोर दिया तथा कहा है कि सारा डेटा स्थानीय सर्वर पर संग्रहित और संसाधित किया जाता है और देश भर के अन्य पीएलए अस्पतालों में भी इस तरह की तैनाती देखी गई है और जिसमें बीजिंग स्थित कुलीन पीएलए जनरल अस्पताल भी शामिल है, जिसमें 301 अस्पतालों के रूप में भी जाना जाता है, जहां वरिष्ठ चीनी अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को उपचार मिलता है। माना जाता है कि अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संग्रहित किया जाता है। इससे पहले आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रही पीएलए ने अपने सशक्त बलों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत अधिक निर्भर होने के खिलाफ आगाह करते हुए कहा था कि एआई को मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण होना चाहिए, न कि युद्ध के मैदान में मानव निर्णय लेने का विकल्प, क्योंकि इसमें आत्मीय जागरूकता क्षमता का अभाव है। जनवरी में चीनी सेना के आधिकारिक मीडिया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डेली में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था जैसे जैसे आप देखते हैं एआई विकसित होता है, मानवीय निर्णय द्वारा निर्देशित एक उपकरण, या आप देखते हैं कि इसे मानवीय निर्णय द्वारा निर्देशित एक उपकरण बने रहना चाहिए और जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जवाबदेही, रचनात्मक और रणनीतिक अनुशीलता जैसे सैन्य निर्णय लेने में सबसे आगे रहे। डीप सीक ने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर शीर्ष रैंक वाला मुफ्त ऐप बना लिया और जबकि अमेरिकी तकनीक उद्योग, जिसने लंबे समय से एआई निवेश में अरबों डॉलर लगाने को उचित ठहराया, सरासर अविश्वास में दिख रहा है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि दीर्घावधि में एआई मॉडल का उपयोग चीनी सेना द्वारा युद्ध क्षेत्र में खुफिया निगरानी और निर्णय लेने में किया जाएगा। सैन्य अस्पतालों में उपचार योजनाओं के अलावा चीन स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण, शहरी विकास सहित विभिन्न उद्योगों में एआई एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है तथा कुछ चीनी सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों सहित डीप सीक मॉडल का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चीनी सेना के समग्र उच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग के तहत एक अर्धसैनिक पुलिस बल पीएपी पीपुल्स आर्म पुलिस की कुछ इकाइयों ने दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए एआई शुरू किया है और हमें भी अपना एआई पर क्षेत्र पर काम करना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। और हम लोग अपने ऊपर निर्भर हैं, एक तरह से दूसरे के भरोसे कहते हैं कब तक निर्भर रहेंगे। अब देख रहे हैं ना, यूक्रेन अमेरिका के भरोसे लड़ रहा था, क्या हाल हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा हमारी लगती है? चलिए आप लोग बताइए, सामने देखकर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।